जब मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी होती है तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और आज वही एक सेक्टर के बारे में बात करेंगे डिटेल में। और जो सेफ सेक्टर में मान रहा हूँ अभी इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं कहीं सारे सेक्टर में अभी कल ही हमने आईटी सेक्टर के बारे में बात किया था, वहाँ बड़ा प्रॉब्लम है और बाकी सब सेक्टर्स में प्रॉब्लम है, लेकिन एक सेक्टर जो बहुत ही सेफ लग रहा है वो है बैंकिंग सेक्टर। तो चलिए आज डिटेल में बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात किया जाए। बैंकिंग सेक्टर क्यों सेफ है? देखो, बैंकिंग सेक्टर इसलिए सेफ है क्योंकि बहुत सारे प्लस पॉइंट अभी बैंकिंग सेक्टर में आ रहे हैं। तो एक तो पहली बात, तो जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ है आरबीआई का पिछले कुछ टाइम से, वो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि 1.4 ट्रिलियन से भी रुपीज से ना उन लोगों ने इन्फ्यूजन किया। एंड ये सब इन्फ्यूजन के वजह से ना एक एक तरह से ना क्या होता है कि एक लिक्विडिटी फ्लो आ जाता है मार्केट में। अभी अगर हम लोग 6 महीने पहले की, 6 नहीं पर 3-4 महीने पहले की बात करें ना, तो बहुत ही लिक्विडिटी क्रंच था बैंकिंग सेक्टर में। क्यों था? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बेसिकली यूएसडी के सामने आईएनआर को बचाने के लिए ना काफी हद तक आरबीआई स्पेंडिंग कर रही थी ना, बहुत पैसे खर्चे किए। शक्तिकांता दास के टाइम पे भी बहुत ही टेन्योर पे हमने ना बहुत डॉलर बेचे। सिमिलरली अभी भी काफी डॉलर बेचे जा रहे हैं क्योंकि रुपी ज्यादा वीक ना हो जाए। लेकिन एक बड़ा पॉजिटिव आ गया पिछले एक वीक से कि यूएसडी आए ना, या उसमें यूएसडी थोड़ा वीक होने लगा और यूएसडी इंडेक्स जो होता है वो 104 के आसपास आ जाता है, आ गया है। सो इसके वजह से क्या हुआ है कि ऑफ कोर्स आपको स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी आईएनआर को बचाने के। आईएनआर को बचाने के लिए बहुत सारी बार ये करा जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द अगर रुपी बहुत वीक हो गया तो हमें कहीं ना प्रॉब्लम हो जाएगी इकोनॉमी सस्टेन करने में। और एफआईआई बहुत बाहर निकल जाते हैं जब भी आईएनआर वीक होते जाता है, तो वहाँ काफी सारे स्टेप्स लिए गए। दूसरी एक बात जो सबसे बड़ी बात हुई, 2 दिन पहले जो इन्फ्लेशन डेटा आया, वो आया 3.61। जो लास्ट जनवरी में था वो अराउंड 4.2 के आसपास था। तो इन्फ्लेशन सडनली एक अच्छा खासा कूल डाउन हुआ। अगर उसके वजह से चांसेस ज्यादा है कि इंटरेस्ट रेट कट हो अप्रैल में, मे बी 0.25 बेसिस पॉइंट। और बातें चली कि जून में भी अनदर 25 बेसिस पॉइंट का कट होगा, और इस साल में शायद अनदर 50 50, यानी ओवरऑल एक 1% का चांस है कि भाई एक कट हो मार्केट में आरबीआई से। अगर वो कट होता है तो डायरेक्टली बैंक को फायदा होता है। डायरेक्टली बहुत सारे बैंक्स जो एमएफआई लेंडिंग करते हैं और ओवरऑल लोन की डिमांड बढ़ती है, तो उसके वजह से सडनली वहाँ एक फायदे होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अप्रैल में वो कट आने की ज्यादा शक्यता है। देखो, आज हम लोग पहले तो फैक्टर्स की बात करें कि भी क्या क्या चीजें अभी वर्क कर रही है बैंकिंग सेक्टर में, और फिर हम लोग स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे डिटेल में। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सो वो भी आप जरा ध्यान में रखना। तो आगे, बाय द वे, आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक ये लाइक एंड शेयर नहीं किया वीडियो तो प्लीज कर दीजिए, और आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। मैं हर रोज वीडियो इसलिए बनाता हूँ कोई ना कोई सेक्टर के बारे में, तो आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। और ये संडे को एक स्पेशल सेशन होगा 11 बजे संडे का, पोर्टफोलियो स्ट्रक्चरिंग पे। अगर आप चाहो तो लाइव अटेंड कर सकते हो, मैं लिंक जूम पे दे दूंगा, जूम की मीटिंग की लिंक नीचे दे दूंगा। चलिए वापिस आते हैं। सो आरबीआई रेट कट एक बड़ा पॉजिटिव है। ऊपर से ऑयल जो है, ऑयल अभी 70-71 के आसपास चल रहा है, बहुत ऊपर नहीं है। अगर ऑयल इस तरह से रहा 70 और 75 के बीच में रहा तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। शायद सब लोग तो बोले कि भाई $60 तक भी जा सकता है, जिस तरह से ट्रम्प नो जिस तरह से वो कहते हैं ना कि जिस तरह से पॉलिसी ला रहे हैं, जिस तरह से ट्रेड वॉर चल रहा है, जिस तरह से वो टैरिफ की बातें करते हैं, तो वहां भी शायद चांसेस ऐसे है कि वहां $60 तक चला जाए। ऐसी बातें चली, अगर वो गया तो वो अपने लिए बहुत पॉजिटिव होगा। और उसमें क्या होगा, सबसे बड़ी बात, इन्फ्लेशन नीचे रहेगा। इन्फ्लेशन नीचे रहता है तो आरबीआई आराम से रेट कट कर सकती है, और आरबीआई रेट कट करेगी तो बैंक विल बी बेनिफिशियल। काफी सारे बैंक्स बहुत सारे प्रॉब्लम में आ गए थे एमएफआई में। अभी इंडसइंड बैंक का एक्सीडेंट देखा आपने पहले। काफी से उज्जैन फाइनेंस हो या एयू फाइनेंस हो या तो फिर पूना वाला हो या आईडीएफसी फर्स्ट हो, ये सब बैंक, आरबीएल बैंक, सब लोग माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग से परेशान है। तो अगर यहाँ ग्रोथ आता है और यहाँ लिक्विडिटी इन्फ्यूजन प्लस ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इनकी रिकवरी अच्छी होती है, तो वो डायरेक्टली इनको बेनिफिट करता है। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। अगेन, इन्फ्लेशन कंट्रोल अगर
2 से 4 के बीच में रहा तो ओवरऑल आगे जाके बहुत ही अच्छा रहेगा। लिक्विडिटी तो बढ़ी रही है। दूसरा अगर आप देखो तो एनपीएस, जो एनपीएस थे बैंक्स के, अगर आप लोग 10 साल पहले की बात करें ना तो बहुत ही हाई। एक समय पे पीएसयू यानी बैंक ऑफ इंडिया और उन सब के तो 11-11% के एनबीए थे, एनपीए थे। हाँ, कुछ बैंक प्राइवेट बैंक से कम थे, लेकिन 10-11। अभी वो नेट एनपीए अगर आप देखो ना तो सबका 1% के नीचे चला गया। सो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। आप बोलोगे क्या ये जो प्राइवेट बैंक्स का 0.3, 0.4, 0.5 जैसा एनपीए, या तो पीएसयू का 0.7, 0.8 एनपीए, क्या ये सस्टेनेबल है? नहीं सस्टेनेबल, क्योंकि आगे जाके इससे नीचे क्या जाओगे, कुछ ना कुछ तो बेड डेट रहेगा ही रहेगा। तो वहां से एनपीए था शायद बढ़ने की शक्यता है 0.3, 0.5 से ओवर देयर नेक्स्ट 2 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन देन ऑल्सो बैंक विल बी इन अ मच मच बेटर पोजीशन, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है आपको तो पैसे देने हैं, और यू नीड लिक्विडिटी इन द मार्केट, प्लस यू लॉट ऑफ लेंडिंग विल हैपन। तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा। देखो क्रेडिट कोड अभी क्या हुआ था कि आप देखो तो 9 to 10% हो गया था कुछ महीनों तक पहले, क्योंकि पैसे नहीं थे, लिक्विडिटी क्रंच था। लेकिन अभी जैसे लिक्विडिटी इन्फ्यूजन होता है और क्रेडिट कोड अगर वो 15 से 16% जो चाहिए ही चाहिए अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 7% से हमें ग्रो करना है, देन यू नीड अ गुड क्रेडिट ग्रोथ। जो चांसेस ज्यादा आते हैं इन सब बैंकिंग स्टॉक कंपनीज में और बैंक्स नो 15 से 16% का क्रेडिट ग्रोथ करे ओवरऑल, देन इट विल बी वेरी गुड। सो दैट इज ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड। सो ओवरऑल अगर आप देखो कि एनपीए कंट्रोल के आने से ना काफी हद तक इनका कैसे बैलेंस शीट ठीक ठाक रह गई। सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। अगर आरओई एंड टेक्नोलॉजी और कैपिटल एडिक्वेसी मोस्ट ऑफ द बैंक्स के नॉर्मली है, इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। इवन जो अभी जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन काफी काफी हद तक रीजनेबल हो चुके हैं। पहले काफी हाई थे, लेकिन अभी तो काफी हद तक नो मार्केट, अगर आप देखो ना मार्केट ने रिकवरी भी की थी तो बैंक्स नहीं बढ़े थे, और मार्केट अभी नीचे गया तो बैंक्स इतने भी नहीं गिरे। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ना ओवरऑल अगर आगे जाके भी बात करें तो अभी अराउंड ना 3 to 4 के बीच में रहता है। कुछ कुछ अच्छे प्राइवेट बैंक्स के 5 to 6 भी होता है। लेकिन आगे जाके भी अगर 2 साल, 5 साल, 10 साल की भी बात करें तो 3 के आसपास तो रहेगा। ओके हाँ, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी इतना हाई इसलिए नहीं रह सकता है क्योंकि आपके डिपॉजिट के रेट्स गिरते जा रहे हैं। करेक्ट। और चांसेस वो है कि भाई पैसा यहाँ से जैसे कासा रेशियो की भी बात करूं, कासा रेशियो भी अगर हम लोग देखो तो 40 के 50% के बीच में, लेकिन आगे जाके वो अगर 5 साल 10 साल की बात करो तो शायद 35 to 40% हो जाए, क्योंकि पैसे है ना अभी यहाँ से डिपॉजिट से निकल के स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं। तो कासा रेशियो में थोड़ी नीचे रहेगी। निम्स थोड़ा मॉडरेट होगा, क्योंकि कासा नीचे जाता है। तो कासा क्या होता है? कासा एक कुछ नहीं बट एक रॉ मटेरियल होता है किसी भी बैंकिंग कंपनी के लिए। रीजन मैं बताता हूँ कि वो सस्ते में मिले, यानी आप डिपॉजिट में 4% देते हो, लेकिन जब आप लोन देते हो तो 9%, करेक्ट, 9%, 10% पे देते हो। लेकिन अगर आप बाहर से पैसा लेते हो, अगर डिपॉजिट नहीं है तो आप महंगे में लेते हो, वहां भी 7-8% से लेते हो। तो इसलिए कासा इज अ रॉ मटेरियल। तो कासा जितना ज्यादा रहेगा उतना नीम ज्यादा रहता है। तो कासा थोड़ा नीचे जाता है तो नीम भी नीचे जाए, लेकिन आगे जाके हाँ चांसेस ये है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन नीचे रहे। लेकिन एक बात समझो, कोई भी डेवलप कंट्री होती है उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन नीचे ही रहता है। अब कहीं भी जा दो, यूएस का देख लो, यूरोप का देख लो, या चाइना का देख लो, अपना इतना हाई इसलिए था क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं जाते वहां है ना। डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसे रहते, लोग डिपॉजिट में कम रहते, इससे उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी कम रहते हैं। अगर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो की बात करें, वो एक क्या है, क्रेडिट टू डिपॉजिट कुछ नहीं है, बट आपका जितना डिपॉजिट है उसके सामने क्रेडिट कितना दिया। तो अभी हम लोग बात करें तो 80-85% नॉर्मल है। जो आगे जाके भी क्रेडिट टू डिपॉजिट नेक्स्ट 5-10 साल में इतना ही कुछ आसपास 85 to 90 के आसपास रहेगा, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं। मैं आपको 2 साल, 5 साल, 10 साल का व्यू इसलिए दे रहा हूँ ना कि आपको पता चले कि बैंकिंग सेक्टर यहाँ से कहाँ जा रहा है। कॉस्ट टू इनकम की बात करें तो कॉस्ट टू इनकम अभी कुछ 55 to 57 के आसपास है। आगे जाके वो कम होके 5 से 10 साल में ये 40 to 45% भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एआई आ जाएगा, सब कुछ डिजिटाइजेशन होगा। तो
लोग ज्यादा ब्रांच में कम जाएंगे। अभी देखो कि हमारे फादर काफी हद तक ब्रांच में जाके चेक डिपॉजिट करते थे, ये वो सब कुछ करते थे। हम लोग का, मैं तो लास्ट पता नहीं मैंने कब ब्रांच में गया हूँ। पिछले 15 साल से तो मैं नेट बैंकिंग कर रहा हूँ, और हमारे बच्चे तो देखेंगे ही नहीं ब्रांच को कभी। तो वही है कि इसके वजह से आपके ब्रांच के खर्चे बचेंगे, तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी बचेगा, डिजिटाइजेशन हो, एआई का यूज हो, तो वो सब चीज आपको ध्यान में रखना है। सो ओवरऑल वहाँ एक अच्छा खासा आपको कॉस्ट सेविंग होगा, तो कॉस्ट थोड़ा कम होगा नेक्स्ट 5 से 10 साल में। अगर नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए देखो यार, 0.3, 0.4, 0.5 आ चुका काफी सारी बैंक्स का। मुझे लगता है कि 0.5 से 1, 1.5% के बीच में ही रहेगा 5-10 साल तक, अनलेस अनलेस समथिंग, क्योंकि अभी सेबी के रूल भी, सेबी के आरबीआई के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, तो नॉर्मली एनपीए इतने बढ़ते नहीं है। लेकिन इससे कम भी नहीं होंगे यार, एनपीए तो आएंगे ना, ऐसा तो थोड़ी है कि एनपीए आना ही बंद हो जाएगा। तो वहाँ वहाँ थोड़ा रहेगा, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक रहेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेट एनपीए थोड़ा बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा। और कॉस्ट ऑफ फंड्स जो होगा ना, कॉस्ट ऑफ फंड्स बेसिकली थोड़ा कम रह सकता है, अभी 5% के आसपास है। आगे जाके कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा कम हो गया, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी में अगर लिक्विडिटी बढ़ती है, ओवरऑल इकोनॉमी में जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी है, तो कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ा नॉर्मलाइज होता है। और आप फिर आपकी इकोनॉमी बढ़ती है, तो आप बाहर से भी फंडिंग सस्ते में ला सकते हो। तो मेरे हिसाब से वो 3.5 से 4% के आसपास रहेगा। उसमें ऑफ कोर्स कासा रेशियो और मार्केट कंपटीशन और बाहर से फंडिंग किस तरह से आती है, उसमें बहुत कुछ होगा। लेकिन हाँ, कॉस्ट ऑफ फंड जैसे जैसे अपनी इकोनॉमी बढ़ेगी ना, कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आएगा। रही बात कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, जो मिनिमम 15% चाहिए, आई थिंक ये तो सस्टेन रहेगा ओवरऑल बैंक्स में, क्योंकि यही एक चीज है जिसके वजह से बैंक्स बचती है। तो इन शॉर्ट, अगर ये सब मैंने रेशियो इसलिए इन डिटेल में डिस्कस की, क्योंकि ये सब रेशियो का महत्व है, इसलिए कि आगे जाके अगर आपको बैंकिंग सेक्टर देखना है, तो आपको ये सब रेशियो पहले देखना पड़ेगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि अभी तो इन सब रेशियो में, और अभी हमें इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। तो देखो, आपको भी पता है लार्ज कैप बैंक्स यानी एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई हो, या ये सब बैंक्स हो, ये सब बैंक्स ग्रो होगी, लेकिन एक नॉर्मलाइज रेट में ग्रो होगी। खास करके एचडीएफसी हो या कोटक हो, अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है, आप खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हो। बड़े हाथी हो गए तो धीरे धीरे चलेंगे, ऐसे ऐसे एक्सिस थोड़े फास्ट जा सकते हैं। सिमिलरली पीएसयू में अगर एसबीआई देखो तो भी काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू बॉब, पीएनबी और वो सब की बात करें। लेकिन पीएसयू में वही कि कोई स्केलेटन ना आ जाए, सडनली कुछ खराब न्यूज आ गई और किसी में प्रॉब्लम आ गई तो बात अलग है। लेकिन देन ऑल्सो आई एल ऑलवेज प्रीफर नो प्राइवेट बैंक्स कंपेयर टू दैट। उसमें खास करके जो मिड साइज बैंक्स है ना, जैसे फेडरल बैंक हो गई, देन करूर वैश्य हो गया, या डीसीबी हो गई, या बहुत सारे बैंक्स है, आईडीएफसी फर्स्ट आई एम नॉट टू मच बुलिश अबाउट, इंडसइंड भी नो। तो ये सब बैंक्स में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, आरबीएल भी नो। तो इन सब में ना, जहाँ जहाँ पुराने इश्यूज है उसको जरा छेड़ना मत, उसमें थोड़ा ध्यान से इन्वेस्ट करने की बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे जाके कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मिड साइज बैंक में कुछ कुछ बैंक्स आप जरूर देख सकते हो। लेकिन हाँ, यू हैव टू डू अ प्रॉपर एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग, क्योंकि बैंक्स में स्मॉल कैप बैंक ज्यादा है नहीं, होंगी तो इतने बड़ी नहीं है, सब कुछ मिड साइज की में, ये मैंने कुछ नाम दिए है। और इवन अगर आप बोलो कैनेरा, पीएनबी बैंक का क्या है, आईओबी का क्या है, इंडियन बैंक का, इन सब में आई एम नॉट टू मच बुलिश। रीजन है क्योंकि उसके अभी भी पुराने इश्यूज बहुत सारे पेंडिंग है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो पीएसयू का जो नेट एनपीए आना था ना, वो आ चुका है। इससे नीचे आई आई डोंट थिंक वो जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाई नो आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन, इफ यू आस्क मी अबाउट पीएसयू बैंक्स, या प्राइवेट बैंक में खासकर मिड साइज, आई थिंक दैट इज मच मच बेटर। एंड आगे जाके एनबीएफसी भी ग्रो गया, एनबीएफसी भी मैंने काफी बात की है। और अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, तो एनबीएफसी को ज्यादा फायदा होगा कंपेयर टू बैंक्स ऑल्सो। सो एनबीएफसी भी एक चीज है कि जो जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए आगे जाके इन्वेस्ट करने के लिए। चले, तो यहाँ तक रखते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे डू लाइक इट एंड शेयर इट। चले, आपके क्वेश्चंस कुछ ले लेते हैं जो आप लोगों ने पूछे थे। सो क्वेश्चंस में डॉक्टर प्रसाद का गया, लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।
डोनाल्ड ट्रम्प इज बैडली आर्म ट्विस्टिंग नरेंद्र मोदी, वो तो है। उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी वही हमें देखना है कि कितना आर्म ट्विस्ट होता है, वो आगे जाके देखेंगे। फिर बात करते हैं हम लोग। 1 मिनट सर, थैंक्स फॉर शेयरिंग वैल्यू। 1 मिनट सर। तो सुनील कमरिया एडीवी बोल रहे हैं कि सर क्या हमें आईटी शेयर से बाहर निकल जाना चाहिए? नहीं, देखो आईटी सेक्टर में बेयर मार्केट, मेरा वीडियो आया था, मैंने आपको बहुत सारे रीजन बताए थे क्यों आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम है और क्यों आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम चल सकती है, प्रोवाइडेड अगर यूएसए ऊपर नहीं आया तो ऐसा नहीं है, ये सब टेम्पररी फेज होता है। थिंग्स विल बी सेटल डाउन, तो आईटी सेक्टर भी ऊपर आएगा। लेकिन हाँ, जो एआई का है ना, एआई का भूत बहुत बड़ा है। एआई का खौफ बोल सकते हो, या उसका उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। इफ यू रियली थिंकिंग नो दैट यू वांट टू इन्वेस्ट, और बहुत ही ध्यान से इन्वेस्ट करना है आईटी सेक्टर में, कौन से स्टॉक में, वो बहुत ही डिस्ट्रप्टिव है। और जिस तरह से एआई भाग रहा है ना, मुझे तो टेंशन हो रही है। और एआई इज फार फार बेटर, और वो काफी सारे एम्प्लॉयज को टाटा बाय बाय बोल सकता है। एंड फॉर अस ऑल्सो गाइज, हमें रिलेवेंट रहना है ना, तो एआई में आपको मास्टरी आनी बहुत ही जरूरी है, तो एआई को छोड़ना नहीं है अभी। ओके, अविनाश सिन्हा बोल रहे हैं 7256 इज एशियन फूड, एशियन पेंट्स गुड्स एट दिस रेट? वेल, एशियन पेंट्स ऑनेस्टली फॉर लॉन्ग टर्म आई एम नॉट टू मच बुलिश। और वो मैंने पिछले 3 साल से मैं बुलिश हूँ। आप अगर मेरे को 2 ढाई साल से मेरे को यूट्यूब में फॉलो कर रहे हो, जब से मैंने वीडियो पोस्ट करा, तो मैं कभी भी बुलिश नहीं रहा हूँ एशियन पेंट्स से। क्योंकि वो एक कहते हैं ना, थर्ड स्टेज में आ गया है, स्टेग्नेशन स्टेज में आ गया, अभी तो ऐसा तो फोर्थ स्टेज में है। और जो बिजनेस स्टेजेस की बात करूँ, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो बिरला ओपस से कंपटीशन आ रही है, भयंकर कंपटीशन है, तो उससे रिकवरी आना बहुत ही डिफिकल्ट। तो अगर आप मुझे बोलोगे कि क्या एशियन पेंट्स में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं ना बोलूंगा, क्योंकि मैं आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन दिस स्टॉक। एंड तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। सर, आपका सेशन, राजेश्री 1278 बोले, सर आपका सेशन कब होगा, आप प्लीज बताएं। तो यस, संडे सेशन होगा 11 AM को, आप जरूर अटेंड कीजिएगा। ओके, एंड इस सेशन में बहुत सारे गिफ्ट भी मिलेंगे। मोर देन दैट, आई टेल यू हाउ टू स्ट्रक्चर योर पोर्टफोलियो across no mutual fund, bonds, equity and all that. It will be very very informative session. Okay, चले guys, यहाँ तक रखते हैं। So thank you very much sir. Stay connected and I see you soon in the next video. Bye bye.